हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी हिंदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाषा और व्याकरण। आप मान के चलिए इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस 101% आने के चांसेस रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 3 या फिर 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, जितने भी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर जो भी स्टेट के टेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का टेट आया हुआ है या फिर और भी जो स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपी टेट का एक बार फॉर्मेट देखें तो हिंदी का पोर्शन 30 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज कंपल्सरी लैंग्वेज में हिंदी आता है ना, कंपलसरी लैंग्वेज में आता है हिंदी, और 30 मार्क्स का आता है। और जिसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि किस तरह का एग्जाम होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कंपलसरी लैंग्वेज हो गया, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 होता है। ये होता है लैंग्वेज 1, जिसमें कंपलसरी होता है हिंदी ही लेना। दूसरा होता है लैंग्वेज 2, उसमें आपके पास चॉइस होती है, आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप संस्कृत चॉइस में ले सकते हैं, या फिर आप उर्दू, इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जो लैंग्वेज 1 है वो कंपलसरी है एंड उसमें आपको हिंदी ही सेलेक्ट करना है, हिंदी चॉइस ही नहीं है, दैट इज कंपलसरी। तो उस 30 मार्क्स को गेन करने के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। सॉरी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। देखिए भाषा क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, है ना, कि भाषा क्या होती है। भाषा जो हम बोल रहे हैं, है ना, वो भाषा है। अब भाषा का जो मौखिक रूप है, आप समझिए भाषा का जो मौखिक रूप है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ, ब्लू कलर इज गुड, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? हाँ, जो भाषा का मौखिक रूप है ये है भाषा। ठीक है। अगर हम इसके मौखिक रूप की बात करें, किसकी बात करें? मौखिक रूप, यानी जो हम बोलते हैं, जो मुख से बोला जाता है, वो होता है मौखिक रूप। और मौखिक रूप को क्या कहते हैं? बोली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में भी आपको छोटी बात लग रही होगी। एक क्वेश्चन आया था टैट में ही कि भाषा के मौखिक रूप को क्या कहा जाता है। उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो जो ऑप्शन था बोली वो हमारा राइट आंसर था। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। क्या है? लिखित रूप। तो जो भाषा का मौखिक रूप है वो बोली कहलाया जाता है, और जो लिखित रूप है वो कहा जाता है लिपि। क्या कहा जाता है? लिपि। मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। मौखिक रूप को बोली कहते हैं और लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, दोनों रूप हो गए भाषा के। अब अगर हम देखा जाए कि भाषा के 2 रूप या फिर 2 भेद, आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसके मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 भेद हो गए। पूछ लिया जाता है भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मैं आपको जो भी आज पढ़ाने जा रही हूँ, हर लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो कोई भी नोट इवन अ सिंगल थिंग, कोई भी इसमें फालतू नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो बहुत ध्यान से क्लास को आपको अटेंड करना है लास्ट तक। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप को हम बोली कहते हैं, और जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अब आपको समझना है जो भाषा है, भाषा, ठीक है, अगर हम बात करें भाषा, तो भाषा की जो न्यूनतम इकाई है, भाषा की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा किससे मिलके बनती है? आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो किससे मिलके बोल रहे हैं? वाक्य से। जब आप मैंने एक वाक्य बोला, आप क्या कर रहे हैं, है ना, तो एक वाक्य से पूरी भाषा बनी। तो भाषा की न्यूनतम इकाई क्या हो गई? वाक्य। वाक्य हो गई है। अब वाक्य किससे बना? वाक्य किससे बना? वाक्य बना शब्दों से। जैसे क्या शब्द था? आप क्या कर रहे हैं, ये तो एक वाक्य हो गया। और इसमें छोटे छोटे क्या है? शब्द हैं। आप एक शब्द हो गया, क्या एक शब्द हो गया, कर एक शब्द हो गया, और रहे एक शब्द हो गया, है एक शब्द हो गया। तो भाषा की न्यूनतम इकाई तो वाक्य है, लेकिन वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई है
क्या है? अभी मैंने बताई है शब्द। क्या है? शब्द। क्योंकि वाक्य किससे बनता है? शब्द से बनता है। तो तीनों देखो, दोनों लाइनों में क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन आ जाता है भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है, शब्द है, बोली है, लिपि है। तो आप किसको राइट मार्क करेंगे? वाक्य को। और अगर वाक्य की न्यूनतम इकाई पूछ ली तो क्या है? शब्द है। अब और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं जो मैंने आपको बताया। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? एक सेंटेंस है या एक वाक्य है ना? वाक्य है ये। अब ये जो वाक्य है किससे मिलके बना है? शब्द से, यानी कि वर्ड से। कॉम्बिनेशन है ये, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का संग्रह है। क्या है? शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह है ना? बहुत सारे शब्द मिले तो क्या बना? एक वाक्य मिला। अब अगर हम शब्द की बात करें, जैसे यही शब्द ले लीजिए आप, तो ये किस चीज का संग्रह है? वर्ण का। यहाँ पे आ अलग वर्ण है, पा अलग वर्ण है। तो शब्दों का संग्रह है, और शब्द किससे मिलके बनते हैं? वर्ण से। तो जो शब्द की न्यूनतम इकाई है वो क्या हो गई है? वर्ण। इधर को अगर मैं लिखूं, शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। ठीक है। ये पूरा जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे समझाया है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये जो पूरा डायग्राम आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं बन गए हैं। ठीक है। तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है, और शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। यहाँ पे आज की क्लास अगर आप ध्यान से अटेंड कर लेते हैं तो साथ समझने के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से कुछ पढ़ने की। तीनों सारी बातें समझ में आ गई हैं। और कैसे है ये मैंने समझा दिया है। आप कोई भी भाषा बोलते हैं, ये आप अपने भाषा में प्रयोग करने के लिए किसी वाक्य को बोलते हैं। और वाक्य किससे मिलके बना है? शब्दों से मिला बना है। शब्दों का संग्रह है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। और वहीं पे अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द किससे मिलके बने हैं? वर्णों से। किससे मिलके बने हैं? वर्णों से मिले हैं। क्लियर है? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिख के बता सकते हैं। भाषा जो होती है आपकी, वो ध्वनियों के द्वारा व्यक्त की जाती है ना? देखो, ध्वनि यानी कि साउंड, जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारा साउंड या फिर ध्वनि की तरह मुंह से हमारे निकल रहा है। तो ध्वनि, भाषा हमारी ध्वनि में व्यक्त की जाती है। और जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? कुछ प्रतीक या फिर कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करके हम ध्वनि को अपने शब्दों में लिखते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग करके या चिन्हों का प्रयोग करके या प्रतीकों का प्रयोग करके हम भाषा को लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लिपि। उसको ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। क्योंकि लिपि वो भाषा को लिखने का एक तरीका है कि भाषा को किस तरह से लिखित रूप में हमें लिखना है। ठीक है। तो आप सोच लीजिए ये लिपि हो गई। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे हमने बोला, कहीं से हमने आवाज निकाली का, क्या, का, तो देखो का को लिखने के लिए अलग ध्वनि, अलग चिन्ह है ना? अगर हमने बोला खा, तो खा को लिखने के लिए अलग चिन्ह है। तो इसी तरह हर ध्वनि को लिखने के लिए एक अलग चिन्ह होता है। और जो छोटी से छोटी ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है ना? आप यही देख लीजिए, हमें क्या लिखना था तो दो चिन्ह आए, दो चिन्ह आए ना? तो ये इसी तरह जो लिपि है वो हमारी भाषा को लिखने का तरीका है। और सबसे छोटा चिन्ह क्या होता है? छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिए, छोटी से छोटी ध्वनि को ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है। आई होप सबको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वर्ण तक पहुंच गए हैं, वर्ण कहते हैं, तो अब हम इसके प्रकार भी समझ लेते हैं। ठीक। ये जो वर्ण है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। और एक होता है व्यंजन। एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है। जो वर्णों का समूह होता है, वर्णों, मैंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, है ना?
चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहीं से करेक्ट करते हैं। अब रुक जाइए। वर्ण के जो उच्चारण समूह होते हैं, जो उच्चारण समूह होता है वर्ण का, है ना, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट है ना। वर्ण वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्ण दो प्रकार के हो गए हैं, स्वर और व्यंजन। अब अगर हम बात करें, हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसको हम बोलचाल के लिए भी प्रयोग करते हैं और लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया, अगर हम किसी भी भाषा को लिखित रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई लिपि होगी। अगर आप मान लीजिए आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लिपि है। अगर आप उर्दू यूज कर रहे हैं, उसकी अपनी है। बांग्ला यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, है ना, सबकी अपनी एक लिपि होती है। ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। हमारी मातृभाषा हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी। ये क्वेश्चन भी बहुत, वैसे तो 90 क्या, मैं 100% मानती हूँ अपनी मातृभाषा की लिपि के बारे में सभी को पता होगा, बट फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैंने बता दिया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसमें अब हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। धीरे धीरे हर टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मैंने गलत लिख दिया है थोड़ी, देखो हिंदी में ना मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं। वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ना हो, लेकिन अगर कुछ हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, या फिर मुझे आप बता दीजिए, मैं करेक्ट कर दूंगी। देवनागरी में, देवनागरी वर्णमाला में कितने होते हैं वर्ण? 46। कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। प्लस, इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है, प्लस 3 होते हैं संयुक्त वर्ण। कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण। प्लस 1 होता है मिश्र वर्ण। प्लस 2 होते हैं अयोगवाह। अभी मैं सब बताऊंगी ये क्या क्या है। फिलहाल आप टोटल नंबर पे फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनकर आता है। तो 46 तो वर्ण हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप देवनागरी वर्णमाला या फिर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप लिखेंगे 46। अगर पूछा जाता है कितने संयुक्त वर्ण होते हैं, तो आप लिखेंगे 3 पे करेक्ट। अगर पूछा जाता है कितने मिश्र वर्ण होते हैं, तो आप लगाएंगे 1 पे करेक्ट। और अगर पूछा जाता है कितने अयोगवाह होते हैं, तो आप लगाएंगे 2 पे। कितनों पे? 2 पे। और वहीं अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाता है, कुल, तो गिनिए आप, 46 प्लस 3 49 प्लस 150 और प्लस 2 52। कितने हो गए हैं टोटल? 52। अगर कुल वर्ण आपसे पूछ लिए जाते हैं तो 52 वर्ण है। अब यहीं पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जब एक बार ये क्वेश्चन आया था, शायद हम टेट दे रहे थे 2017 या किसी में आया था, तो आप मान के देखिए 17 या पता नहीं 19 में, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहां पे क्या हुआ, साथ में सब में कंफ्यूजन होने लगा। कोई तो कहने लगा अरे हम तो 46 पे, वहां पे ऑप्शन सब थे। ठीक है, क्वेश्चन आया था देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वहां पे 46 भी ऑप्शन में था और 52 भी ऑप्शन में था, और बाकी 2 और ऑप्शन थे। तो कुछ लोग लगा के आ गए 46, तो वो कहने लगे नहीं 46 राइट आंसर है, और कुछ लगा के आए 52। बट ये ध्यान नहीं दिया कि उसमें कुल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल। अगर कुल पूछा जाता है तो फिर 52 ही करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कितने अयोगवाह वर्ण है, तब आप 2 पे करेक्ट लगाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बार बार नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग जो भी आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम देखो इसमें बात करते हैं, जो हमने वर्णों के प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन, ये तो हमने थोड़ी सी लिपि की चर्चा कर ली है। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, वर्ण, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है। तो स्वर और व्यंजन। तो अब हम जब स्वर की बात करेंगे, फिर से हम वापस आते हैं स्वर पे।
ठीक है। एक बार उससे पहले मैं सबसे कहूँगी जो भी हमारे साथी नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से जाके डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई क्लास जो भी आए वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी ईवीएस की बहुत सारी और बहुत अच्छी क्वेश्चंस एंड क्लासेस हमारे चैनल पे आ चुकी हैं। मैथ्स की, हिंदी की, आपके सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी की, डेली कोई ना कोई आपकी क्लास आपकी जैसे जैसे डिमांड या फिर बच्चे अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, उस अकॉर्डिंग क्लासेस आती हैं। तो बिना देर किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो भी साथी टैट, सी टैट, डी ट्रिपल एस बी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप जरूर ही शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अब आपका और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो जो हम क्या बता रहे थे, वर्ण, वो सॉरी स्वर। वर्ण के दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। तो अगर हम बात करें स्वर की, तो देखिए स्वर कौन से होते हैं। स्वर होते हैं अ, ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, औ से ओखली और औ से औरत। बच्चा बन जाइए, बैक टू नर्सरी आ जाइए। नर्सरी में हम यही पढ़ते हैं ना, आ से अनार, छोटा से अनार, बड़ा छोटा तो वैसे कुछ होता नहीं है। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, है ना। तो इसी में ही आप आ जाइए वापस। तो ये जो होते हैं ये सारे स्वर होते हैं। और अगर हम मात्राएं की बात करें, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऐ की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये सारी हमारी क्या है, मात्राएं हैं। है ना। जो स्वर है वो हमारी बेसिक इकाई है, जिसमें अपने आप में जो पूरे हैं, है ना, वो है हमारे ये स्वर। अब इसके बाद देखो, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा होता है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज मिसिंग है। जो आपके ये वर्णमाला है इसमें हमारा एक लेटर, एक वर्ण मिसिंग है। तो वो कौन सा है, अंग से अंगूर। अंग से अंगूर, है ना। जो अंगूर होता है, सबने अंगूर खाए होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अंगूर नहीं खाया होगा। तो जो अंग से अंगूर है वही क्या है, अनुस्वार है। ठीक है। और विसर्ग की बात करें, विसर्ग, विसर्ग क्या है, विसर्ग है ये दो जो बिंदे लगते हैं, है ना, ये हमारा विसर्ग आ जाता है। ठीक है। ये हमारे सारे स्वर हो गए हैं, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग और मात्राएं सब कुछ हो गई हैं। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको नोट्स चाहिए, अभी उनका मन नहीं कर रहा है कि हम ये सब कुछ लिखें, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये पूरी पीडीएफ मैं वहीं शेयर कर दूंगी। तो आप इसको सेव करके रख लेना, जिससे जब भी रिवाइज करना हो आप यहां से देख सकते हैं। फिर हम आते हैं व्यंजन पे। अब आप यहां बहुत ध्यान से समझिए। व्यंजन, व्यंजन में हमारे अलग अलग वर्ग हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ग हैं। पहला वर्ग आता है का वर्ग। कौन सा है, का वर्ग। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, ख, ग, घ, अना खाली। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे ये क्या मैम आ से अनार, आ से आम पढ़ा रही है, नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पूछा जाता है का वर्ग का, चा कितने वर्ग होते हैं, अभी बताऊंगी क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला आता है चा वर्ग, चा, छ, ज, झ और अणा खाली। फिर आता है टा वर्ग। कौन सा वर्ग है, टा वर्ग। टा, टा टमाटर, ठा ठटेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणा खाली। चलो फील लेते हैं ना नर्सरी क्लास की। ता वर्ग, ता वर्ग में आएगा ता तरबूज, था से थर्मस, दा से धनु, दा से दबात, धा से धनुष, धनुष और ना से नल। फिर आता है पा वर्ग। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में शाह और सा हम गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। पा, पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू और माँ से मछली। ये पूछे जाते हैं कि कितने, इस वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, अभी ऑप्शन बताऊंगी मैं कैसे आते हैं। और अब जो मैं लिखने जा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंत्यस्थ, अंत्यस्थ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन से होते हैं, य, र, ल, व। रट्टा मान लीजिए, अभी ऐड करूंगी, क्यों इंपॉर्टेंट है। ऊष्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। श, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, पेपर छोटा पड़ गया, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, एक सेकेंड, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और एक ये वाला शा। ठीक है। फिर आता है द्विगुण व्यंजन।
कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। तो वो ये दो होते हैं, ये टा और रा। ठीक है। अब आप देखिए यहां से, वैसे तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देती हूँ, बट दिस वन अंत्यस्था यारा लावा ऊष्म शासा साहा संयुक्त और ये द्विगुण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, अब एक आप नजर डालिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, है ना, जैसे ये बन गया, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, कौन से हैं, ठीक है, कौन से हैं। या फिर चलो संयुक्त व्यंजन हटा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अंत्यस्थ है, संयुक्त ऊपर ही लिखे हुए हैं ना तो आपको एकदम से दिख रहा है। नो चीटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा का, खा, गा और घा। ठीक है, सेकंड हमारा ऑप्शन होगा या, रा, ला, वा। फिर थर्ड ऑप्शन होगा शा, त्रा, ज्ञा, श। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा श, सा, स, ह। क्लियर है, ये होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, हमें याद आया, अच्छा का खगा तो का वर्ग है, ये तो संयुक्त व्यंजन है, और ये तो क्या बोलते हैं ऊष्म व्यंजन है, तो कौन से बचे हैं, ग्यारह लावा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। और यहाँ पे आपका का वर्ग भी पूछा जा सकता है कि का वर्ग के कौन से व्यंजन है, टा वर्ग के कौन से व्यंजन है, ता वर्ग के, इसलिए ही मैंने ये आपको नोट डाउन कराए हैं सारे। अदरवाइज आप सोचोगे मैम ये सब क्यों लिखने लगे, क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है चा वर्ग के कौन कौन से व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए चा, छा, जा, झा, टा वर्ग टा, टा, ठा, ये सब आपको पता होने चाहिए। और द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखो हमने देख लिया कि क्या और क्या है व्यंजन और क्या है स्वर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ये जो संयुक्त व्यंजन है, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड है। आपने देख लिया देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण बने थे, कितने थे, अभी मैंने बताया था कुल वर्ण कितने बताए थे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए। 52, कितने थे, 52। और स्वर कितने थे, स्वर 11, कितने हैं, 11। ठीक है, सिर्फ जो आ ऐसा है, एक जो आ से अनार है, एक ऐसा वर्ण है जिसपे इस ऐसा स्वर है, यहाँ पे देखिए आप, जिसपे कोई मात्रा नहीं होती, इसके बाद सब पे कोई ना कोई मात्राएं दी गई हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्वर है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आ स्वर, सिर्फ आ स्वर पर कोई मात्रा नहीं होती। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा स्वर है जिस पर कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो कौन सा है, आ। उसके अलावा जितने भी हैं उन सब पे मात्राएं होती हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कितने वर्ग हैं, ठीक है, वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं, एक, एक, दो, तीन, चार और 5, ये कितने हैं, 5 वर्ग हैं, है ना। अगर वर्ग पूछ लिया जाए देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, यहां लिख देती हूं वर्ग हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, ये अभी मैंने लिखवाए हैं आपको, ये वाले टावर्ग, चावर्ग, कावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। ठीक है, ये सारे वर्ग हैं, कितने हैं टोटल, 5 हैं। ठीक है, अनुस्वार को व्यंजन के साथ प्रयुक्त करने पर, व्यंजन के ऊपर किस में आता है, अगर अनुस्वार को आप व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे तो ये इस तरह का साइन बना लेगा। ठीक है, अनुस्वार को किसके साथ आप प्रयुक्त करेंगे, व्यंजन के साथ, तो ये वाला साइन बनेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन के आता है। विसर्ग के बाद कौन से 2 बिंदु होते हैं, ये वाले, है ना, ये अभी मैंने सब पढ़ाया था, ये बस इंपॉर्टेंट में रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये होते हैं। देवनागरी वर्णमाला जो होती है उसमें
जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण उनके उच्चारण के स्थान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि जो संयुक्त वर्ण है, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देख लिए हैं, ये याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कितने स्वर हैं, कितने वर्ग हैं, कौन सा ऐसा है जिस पे कोई मात्रा नहीं है, टोटल कितने वर्ण हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आती है संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण है, इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये जो वर्ण है ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? दो वर्णों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण। अब वापस एक बार मैं स्लाइड खोलूंगी। कौन कौन से संयुक्त वर्ण थे? ये देखो चार थे, है ना। मैं यहाँ पर चारों के चारों लिखूंगी और अब बताऊंगी। देखो छा से क्षत्रिय, ये फिर था त्रा से त्रिशूल, फिर गंदे राइटिंग आया है, एक बार दोबारा लिखते हैं, ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है। और ये तो ये जो छा है ये किससे बनेगा? ये बनेगा का आधा का है, का के नीचे हलंत है प्लस शा, दो वर्णों से मिलके बिना बना, है ना। ऐसे ये ता प्लस रा, ऐसे ये जा प्लस अणा, और ऐसे ये शा प्लस रा। दोनों इस चारों के चारों वर्ण कितने वर्ण से मिलके बने हैं? दो वर्णों से मिलके बने हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है संयुक्त वर्ण। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण। अब क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि त्रा कौन से दो वर्णों से मिलके बना है? ऑप्शन में चारों होंगे, ये जितने चार हैं चारों ऑप्शन में होंगे, तो आपको देखना होगा त्रा की बात कर रहे हैं तो ता प्लस रा पे आपको टिक लगाना होगा जहां पे ता प्लस रा लिखा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो जैसे आपने देखा होगा जब आप विद्या शब्द यूज करते हैं तो उसमें जो द्या है ना वो भी दो व्यंजन से मिलकर बनाता है, दा प्लस या। तो ये क्या होता है? ये दो व्यंजनों के संयोग है। इसके बाद एक मैं छोटी सी आपको और बात बता देती हूँ कि जैसे कि कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन है उसमें हर एक व्यंजन में एक स्वर की ध्वनि यूज ही होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर से रहित व्यंजन हो। ठीक है, अगर देखो ये है का, ये किससे बनेगा? का प्लस आ, इसमें आ रही है, आ रहा है ना, स्वर की ध्वनि आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हलंत लग गया, हलंत ये होता है जो नीचे डंडा लगता है, तो ये हो जाता है रहित स्वर रहित व्यंजन। अगर नीचे हलंत लग जाता है तो वो स्वर रहित व्यंजन हो जाता है, इसका मतलब इसमें अब कोई भी स्वर नहीं है। लेकिन अगर हम बिना हलंत के क की बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली एक व्यंजन है, जैसे कि उसमें डेफिनेटली एक स्वर है। देखिए ये रहा स्वर, आ गया ना। कहा तो अपने आप में व्यंजन है, और इस हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, कोई भी व्यंजन स्वर से रहित नहीं होता, स्वर के बिना नहीं होता। अगर आप उसमें हलंत लगाते हैं, उसको तोड़ के लिखते हैं, तब वो स्वर के रहित व्यंजन होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि क्या व्यंजन में स्वर छुपा होता है? तो हाँ छुपा होता है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं होता? तो जिसके नीचे हलंत लगा होता है, मैं हर चीज लिख दे रही हूं, जिसके नीचे या जिसमें हलंत लगा होता है, ऐसे हटाओ, जिसमें लिखो जिसमें, जिसमें हलंत लगा होता है, वो होता है स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, जैसे अगर हम पा की बात करें तो पा प्लस पा आ, तो देखो ये हो गया। इसमें भी ये एक इसमें देखिए स्वर आ गया है, ये व्यंजन है। ठीक है, गा, गा के नीचे भी हलंत प्लस आ, फिर चा के नीचे भी हलंत प्लस आ, सब में स्वर छिपा हुआ है। और अगर बिना स्वर के बात करें तो ये पा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत और चा के नीचे हलंत, ये सारे होंगे जिनमें कोई भी स्वर नहीं है, ये सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? अगर कुछ भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी है। हिंदी वर्णमाला में हमने देख लिया कितने स्वर होते हैं, 11। अब जो 11 स्वर हैं, इनको उच्चारण के हिसाब से
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर क्या करा गया है? स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं उसके हिसाब पे स्वरों का दो भाग में वर्गीकरण डिवाइड किया गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिन्हें आप एकदम से इजीली बोल देते हैं, जिनके उच्चारण का करना इजी है और समय भी कम लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में अधिक यानी कि ज्यादा समय लगता है, इसलिए ही वो होते हैं दीर्घ स्वर। जब हम आप उसको बोलते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे हमें समय कम या ज्यादा लग रहा है, तो वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। जैसे अब आप ह्रस्व स्वर की बात करें, उच्चारण में कम समय लग रहा है, जैसे क्या है? एग्जाम्पल बहुत जरूरी है समझना। अ, ई, है ना, उ और ऋषि, ये सिंगल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और वहीं आ, है ना, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, आ कहेंगे आप। फिर ई, उ, ए, ए, ओ, बोल के देखिए आप, आऊ, ज्यादा समय लगा है। आ, ई, उ, ऋषि, ये इसमें आपको कम समय लगा। और वहीं आ, ई, उ, इनमें आपको ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हो गए, और जिनके में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हो गए। यहां से क्वेश्चन बनता है, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है और वह कौन से हैं? तो दो हैं, और कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। कोई कोई वो तो नहीं है कि कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। अगर स्वर की बात करें तो ऐसे ही जो व्यंजन है, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? व्यंजन है 33। कितने हैं? 33। तो इनको तीन उसमें डिवाइड किया गया है व्यंजन को। एक एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है व्यंजन में, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। फिर होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। आपने पढ़े थे, अभी हमने पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, है ना। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में पढ़े थे श वाले, है ना, ऊष्म व्यंजन। अब देखो, ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है वो ये भी उच्चारण के अनुसार बांटे गए हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, है ना। उच्चारण के आधार पर तीन, जैसे कि उच्चारण के आधार पर स्वर दो तरह के वर्गीकरण, स्वरों का दो तरह का वर्गीकरण था, ऐसे ही व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो तीन तरह का है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किसी विशेष, लिखती हूं मैं तभी क्लियर होगा, उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। हो सकता है किसी विशेष एक ही अंग से या फिर दो अंगों की सहायता से किया जा रहा हो, सहायता से होता है। जैसे कंठ से भी हो सकता है, जीवा से हो सकता है, मूर्धा से हो सकता है, दंत से हो सकता है, और ओष्ठ से यानी कि होठ से हो सकता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, जो 5 वर्ग थे वो सब इसी में आते हैं। टा वर्ग। अब इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। ता वर्ग, बिल्कुल कान खोल लीजिए, पेट ही बांध के बैठ जाइए, आपका हवाई जहाज अब उड़ान भरने वाला है, आप ये समझ लीजिए।
ठीक है। ये पांचों वर्ग कौन से में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो किसी विशेष अंग या फिर विशेष अंगों की सहायता से होता है। एक या एक से ज्यादा भी जो अंग है वो इनके उच्चारण में हेल्पफुल होते हैं। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। आप करके देखिए, क कहां से आवाज आ रही है? गले से आ रही है ना, कंठ से आ रही है। ख, ग, घ कहां से आ रही है? गले से आ रही है। तो का कंठ से। का याद करके रखेंगे, का से कबूतर, का से ही कंठ है। ठीक है। वहीं च वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? तालु से होता है, यानी कि जीभ से होता है। राइट से इसलिए लिख रही हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। च मतलब तालु से होता है। आप बोलिए च, छ, ज, झ। आपकी जो टंग है, जो तालु है, जो जीभ है, वो ऊपर टच कर रही है ना, तो तालु से इनका उच्चारण हो रहा है। च, छ, ज, झ। सब बोल के देखिए मेरे साथ, प्रोनाउंस करिए, तभी आपको ये दिमाग में बैठेगा कि कैसे, वहां पे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका किससे होता था। ठीक है। अगला आता है टा वर्ग। तो टा का आप देखिए मूर्धा से, टा, ठा, डा, ये सब किससे होता है? मूर्धा से, मूर्धा। ठीक है। अगला आता है ता वर्ग। ता वर्ग का होता है दंत्य से, यानी कि दांत का स्मित। आपकी जो जीभ है वो कहाँ टच करेगी? दांत को करेगी। तो आप देखिए, ता दांत को टच किया, था, दा, धा, ना, सब में क्या करा? दांत को टच हुआ। और टा वर्ग में मूर्धा, यानी कि ऊपर को पीछे को टच कर दिया ना मोड़ के, टा, ठा, है ना। आपकी टंग में हल्का सा ट्विस्ट भी होता है। फिर वहीं पा, पा वर्ग जो है ये बोलता है ओष्ठ से, यानी कि होठ से। देखिए, बोल के देखिए, पा। आपके लिप्स लिप्स से आवाज आई ना, पा, फा, बा, भा, मा, है ना। आपके जो लिप्स है दोनों क्लोज आए हैं ना, तभी तभी ये वर्ड्स प्रोनाउंस हुए हैं। पा, फा, तो इसलिए ये कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। क्लियर हो गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। पूछ लिया जाता है चा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो तालु। टा का तो मूर्धा, ता का दंत्य, और पा वर्ग का ओष्ठ। आप मान लीजिए यहां से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की टर्म है आपके हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी के पेपर का। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया कि उनको किसी विशेष अंग की सहायता से ही उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। वहीं अगर हम बात करें, अब वापस आते हैं टॉपिक पे, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। इनका क्या कहते हैं? ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में जो आपकी जीवा है, जिह्वा है, वो ज्यादा सक्रिय नहीं होती जैसे कि वर्णों में होती है। और कुछ जो है इसमें व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें ना तो हम स्वर कहेंगे ना हम व्यंजन कहेंगे। ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन, आधे व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। मध्य मतलब ना तो ये पूरी तरह स्वर है ना ही पूरी तरह व्यंजन है। कुछ इसमें स्वर की तरह बिहेव करते हैं और कुछ व्यंजन की तरह, इसलिए इनको आधे स्वर और आधे व्यंजन कहते हैं, और स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? श, स, ह। ठीक है। इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का
निष्कासन होता है। जिसको भी नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये पूरा जैसा ही पीडीएफ है मैं वहीं पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये जो ऊष्म व्यंजन है इसमें क्या होता है, घर्षण से वायु का वायु जो उत्पन्न होती है उसका निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़े थे संयुक्त वर्ण होते हैं, एक मिश्र वर्ण होता है। और मिश्र वर्ण कौन सा है, वो जो मिश्र वर्ण हम तब से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो एक मिश्र वर्ण अभी हमने देखा था ना कि मिश्र वर्ण है, इसी के मिश्र में ही वो वर्ण छुपा है ये। ठीक है, दिस इज मिश्र वर्ण। ठीक है ना। ओके। और दो ऐसे वर्ण हैं, ये ड़ा, ये द्विगुण व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ऑलरेडी हमने देख लिया है, उच्चारण के स्थान से भी देख लिया है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, शब्दों के अंत या मध्य में इन वर्णों का प्रयोग होता है। क्या होता है, शब्दों के अंत या फिर मध्य में, अंत या मध्य में प्रयोग होता है इन वर्णों का। ठीक, पूछ लिया जाता है कभी कभी कहाँ प्रयोग होता है द्विगुण वर्णों का, तो शब्द के अंत या फिर मध्य में। क्लियर है, कोई आपको यहाँ पे डाउट तो नहीं है? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा सबको समझ में आ गया जो शब्दों की, अगर हम देखें ये तो था उच्चारण के स्थान पर। इसी के साथ अगर हम शब्दों का वर्गीकरण देखें, एक होता है रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतर के आधार पे। तो इसको बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा वो नहीं है कि जो शब्दों का वर्गीकरण है, ये शब्दों का वर्गीकरण, जब जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, किस किस आधार पे किया गया है। एक तो किया गया है रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा किया गया है, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, दूसरा किया गया है अर्थ के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है कि ये चीजें तो सभी पढ़ रहे हैं, स्वर व्यंजन कितने हैं क्या हैं, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाएंगे। तो वो क्या करता है, उस टाइम पे उन टॉपिक से पूछ लेता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आते, तब वो ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते कि छोड़ दें कि अरे नहीं नहीं, देखना एक बार हमें सब कुछ है, तभी तो आप वहां पे अपने जो ऑप्शन है उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चार तरह के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। इन चार आधारों पर क्या किया गया है, वर्गीकरण शब्दों का किया गया है। अगर हम देखें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर इनको चार तीन तीन सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, रचना के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऋण शब्द, ऋण शब्द आप नाम ध्यान रखेंगे, यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा हमारा आता है योग ऋण। कौन सा आता है, योग ऋण शब्द। ये ग्रीन कलर सही लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कलर में? ठीक है, ऋण शब्द वो होते हैं जिनका खंड ना हो, जिन्हें आप डिवाइड और नहीं कर सकते, खंड ना हो, जिनका फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो सके, जैसे कि हाथी, एग्जाम्पल है हाथी, चांद, आप इनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, जिनके खंड नहीं हो सकते, वो होते हैं रूढ़ शब्द। अच्छा, मैंने एक क्लास अपलोड की थी समास की, तो वो क्लास जिन्होंने नहीं देखी है हिंदी में वो जरूर देखिए, समास से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अच्छा, यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलके बनते हैं, दो सार्थक खंडों से जिनके दो सार्थक, जिन शब्दों का निर्माण दो सार्थक खंडों से होता है या फिर शब्दों से होता है, वो होते हैं हमारे यौगिक शब्द। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, पुस्तकालय, पुस्तकालय है तो पुस्तकालय कैसे बनेगा, पुस्तक प्लस आलय, दोनों ही सार्थक शब्द हैं, दोनों का ही कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द। अच्छा, जो योग ऋण होते हैं वो होते हैं जिनका निर्माण यौगिक ऋण और यौगिक को मिलाकर होता है,
जिनका निर्माण ऋण और यौगिक दोनों को, इन पहले वाले दोनों को मिलाकर होता है, वो होते हैं हमारे योग ऋण। वो क्या होते हैं? योग ऋण। जैसे इसमें आता है समास, इनमें समास छिपा होता है, इसलिए मैंने आपसे बात करी इस समास की कि जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख ले। इसमें समास छिपा होता है, तभी वो दोनों योग और ऋण मिलके बनते हैं, उन्हें योग ऋण कहते हैं। इसमें क्या होता है? समास होता है, समास होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, दशानन। दश है शीश जिसके, है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो इसमें क्या छिपा होता है? समास छिपा होता है, और यही इसकी पहचान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से योग ऋण शब्द को मार्क करिए या चिन्हित कीजिए, तो आप देखिए उसमें से कौन सा समास है। इसके लिए आपको समास वाली क्लास देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप समास को पहचान सकते हैं, कितने प्रकार के समास है, कौन कौन से हैं। मैं आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके पहले वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बहुत सिंपल है, ये तो हमारे डेली बेसिस में हमें पता है, दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ समझ में आए, और अर्थ समझ आए, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, है ना, जिनका कोई उचित अर्थ ना हो, जिनका कोई उचित अर्थ ना हो, वो होते हैं हमारे निरर्थक। जैसे कि अगर सार्थक की बात करें, एग्जाम्पल होगा कमल, जो भी कुछ भी है, आपका नाम है जिसका भी कोई अर्थ है, और निरर्थक होगा पंखा, जैसे पंखा वंखा कह देते हैं, है ना, है ना, हानि वानी, चोटी बोटी। तो ये जो निरर्थक शब्द होते हैं, ये वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सार्थक और निरर्थक दो होते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, आपने सुना होगा, तत्सम शब्द पढ़ते हैं, तद्भव शब्द पढ़ते हैं। इनका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। तद्भव शब्द, फिर होते हैं देसी या फिर देशज। देशज ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मार्क करने के लिए आ जाता है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। फिर है विदेशी, और या फिर विदेशज, विदेशज, और फिर एक आता है संकर शब्द। शंकर नहीं, संकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइए रेड कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है। देखो, तत्सम शब्द वो होते हैं जो जिनका अपरिवर्तित रूप संस्कृत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संस्कृत से। जैसे कि पुष्प संस्कृत का है, एज इट इज ले लिया है। अग्नि, अग्नि भी संस्कृत का शब्द है, एज इट इज हमने हिंदी में ले लिया है। बालक, है ना, कन्या। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपको चारों में से फिल्टर करके बताना होता है। ठीक, तद्भव शब्द वो है जिनको संस्कृत से तो लिया गया है, लेकिन उनका परिवर्तित रूप हिंदी भाषा में लिया गया है। संस्कृत के वो शब्द जो परिवर्तित करके हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल है सात, सांप, संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन परिवर्तित करके। कान, जनपद, ये सब कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। इसी के साथ देसी और विदेशज वो हैं जो ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ग्रामीण भाषा से। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देती हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा और वो इजी भी है। अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपको रिवीजन में बस हेल्प मिल जाएगी। अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ये वो हैं परिवर्तित संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में है, परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं, हिंदी भाषा
में मिलते हैं, ये परिवर्तित रूप में मिलते हैं और वो अपरिवर्तित होते हैं। ठीक, देसी और विदेशी शब्द जैसे कि एग्जाम्पल है ताला, चाट, गुड़की, ये देसी भाषा के शब्द हैं। कौन से भाषा के शब्द हैं? देसी या फिर ग्रामीण भाषा के। देशी या फिर ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं। राइटिंग समझ में आ रहा है? थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। बहुत सारे मेरे साथी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट है और सभी का एग्जाम क्लियर होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। और विदेशी शब्द कौन से हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं? जैसे कि सबसे पहला तो अंग्रेजी ही आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क क्वेश्चन में आता है। आप देखना जब आप पेपर करेंगे तो आपको याद आएगा कि मैम बता रही थी ये इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में ना लें। डॉक्टर, डिग्री, डायरी, है ना, ये सारे, टिकट, पेंटिंग, और जैसे कुछ अरबी से लिए गए बाजार, अल्लाह, कानून, पुर्तगाली से अलमारी, कनस्तर, स्त्री, कप्तान, गोदाम, बाल्टी, साबुन, संतरा, जापानी से रिक्शा, फ्रांसीसी से काजू, कारतूस, अंग्रेज, चीनी से लीची, चाय। ये सब पूछा जाता है। लीची कैसा शब्द है? तो ये विदेशी शब्द है। कौन सी कहाँ से लिए गए हैं? ये विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, विदेशी भाषा से लिए गए हैं। तो पूछ लिया जाता है कनस्तर, कनस्तर कैसा शब्द है? देशी है, विदेशी है, संकर है, तत्सम है, तो कैसा है? विदेशी है। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? विदेशी भाषा प्लस हिंदी भाषा, से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं संकर शब्द। दो तरह से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, ये दो भाषा से मिलकर बना है। टिकट घर, ये सब कैसे हैं? संकर शब्द हैं। रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, परीक्षा हॉल, लाठी चार्ज, ये सब कैसे हैं? संकर शब्द हैं। संकर शब्द में एक बार आपको लिखवा देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको लिख लीजिए। संकर शब्द ये पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, या टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, इनमें से कोई भी शब्द दिखे और वो पूछे कि ये कौन से शब्द हैं, तो तुरंत लगा देना संकर शब्द। परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाए हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, इनमें से आपको हो सकता है फिर से दिख जाए। ठीक है, ओके। फिर एक मैंने यहाँ पे वो छोड़ दिया था, फोर्थ वाला, वहां से इरेज कर दिया था क्योंकि वो जो है जगह की हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो फोर्थ प्रकार था वो था रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था शब्दों का, किसके आधार पर? रूपांतर के। तो ये हमारे दो तरह के हैं रूपांतर के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर अपना लिंग, वचन, कारक या काल के कारण बदल लेते हैं, वो होते हैं विकार। जिसमें किसी भी तरह का विकार आ जाता है, चेंज हो जाते हैं, चाहे वो संज्ञा के कारण हुए हों, चाहे वो लिंग के कारण, किसी भी वजह से वो जो चेंज होते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। और ये वो शब्द, अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल किसी के भी कारण कोई भी चेंज नहीं आता है। मोस्टली ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक ये शब्द होते हैं। इन सब में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, चाहे काल की वजह से हो या लिंग की वजह से हो, किसी भी तरह का हो। अविकारी में कोई चेंज नहीं होता है और विकारी शब्द चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया है? आई होप ये क्लास सबको क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में एक और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आएंगे। अगर किसी ने अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है इतना कहने के बाद भी, तो वो कर दे जल्दी से। डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर ले। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, बिकॉज आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और हम पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।